हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आज आपके सामने लाई हूँ भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो लगभग सभी पॉइंट मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं भू आकृति की तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो किया था जेम्स हटन ने। भू आकृति विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स हटन ने किया था और उन्होंने जो है चक्रीय पद्धति के आधार पर यह अवधारणा दी थी। ठीक है, किस आधार पर दी थी? चक्रीय पद्धति के आधार पर। और चक्रीय पद्धति उन्होंने अपनी बात को करते हुए कहा था कि भू आकृति के अध्ययन के लिए जो क्रम चलता है वो किसमें चलता है? सर्कुलेशन में, चक्रीय रूप में चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम भू आकृति विज्ञान को बात करें तो भू आकृति विज्ञान किसका शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर इसमें बात करूं भू आकृति विज्ञान है क्या है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो मेथोलॉजिकल यानी विधि तंत्रात्मक विकास के फलस्वरूप बना है। किसके मतलब किसके अंतर्गत बना है? विधि तंत्रात्मक विकास के फलस्वरूप बना है जो भू आकृति विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भू आकृति विज्ञान में जो है अध्ययन जो किया जाता है वो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। भू आकृति विज्ञान के अध्ययन को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसमें जो 3 श्रेणियां हैं वो ये भी नेट में बहुत आती हैं कंपटीशन में। तो प्रथम श्रेणी किसे कहते हैं? प्रथम श्रेणी में आता है महाद्वीप व महासागर। यानी सबसे पहले अगर तुम सिंपल याद करने का तरीका बता दूं कि सबसे पहले क्या बने थे? महाद्वीप और महासागर बने, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रेणी के। महाद्वीप महासागरों के बाद किसका निर्माण हुआ? अगर तुम्हें याद हो, महाद्वीप महासागरों के बाद में जो द्वितीय श्रेणी है उसके अंतर्गत क्या आता है? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, टाइम लगेगा, मैं बोल दे रही हूँ, समझ लो। पर्वत, पठार और मैदान जो है उन श्रेणियों को जो अंतर्गत बलों के द्वारा निर्मित होती है किस पर? महाद्वीप और महासागर पर, तो वो सम्मिलित की जाती है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत। और अगर हम तृतीय श्रेणी की बात करें तो इसमें आते हैं बहिर्जात बल से निर्मित स्थलाकृतियां। अगर याद हो तो मैंने टॉपिक डाल रखा है वीडियो अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के ऊपर। तो जो बहिर्जात बल जिसमें कौन कौन से बल आते हैं? जिसमें मुख्य रूप से जो आता है जैसे कि नदी है या जल, सिंपल बोले तो जल, हवा, पवन, हिमानी, काष्ठ, इनके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं यानी अनाच्छादन की क्रिया होती है और नवीन स्थलाकृतियां बनती हैं, तो उस चीज को सम्मिलित किया जाता है बहिर्जात बलों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम भू आकृति विकास के विज्ञान के विकास की बात करें तो भू आकृति विज्ञान का जो विकास हुआ है वो लगभग होने को तो 500 ईसा पूर्व हो चुका था। यानी ईसा जन्म से 500 वर्ष पहले, ईसा पूर्व से मतलब है कि ईसा जन्म से 500 वर्ष पहले ही भू आकृति विज्ञान का विकास हुआ था। अब इस विकास के बारे में कैसे है कि इसमें जो हेरोडोटस, अरस्तु, स्ट्रैबो जो इतिहासकार और दार्शनिक थे उन्होंने जो है अपनी यात्राओं का विवरण लिखा था और जो इस यात्राओं का विवरण लिखा था उसमें क्या था? स्थल रूपों से संबंधित जो भी बातें थी वो किसमें सम्मिलित की गई थी? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। ये तो ईसा पूर्व की बात हो गई। अगर ईसा जन्म के बाद की बात करें तो जो पहली शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये समय ऐसा था, इस समय भू आकृति विज्ञान के विकास में मौन छाया रहा। यानी अगर ये कहें कि इसको हम बांट सकते हैं कि 1 से 7 सदी और 7 से 14, इस तरह से ही बांट सकते हैं कि पहली सदी से 7वीं सदी तक जो है ईसा मसीह का प्रभाव इतना अधिक रहा
कि सारा भूगोल उन्हीं पर निर्भर हो गया था और उन्होंने इस समय पर भू आकृति विज्ञान के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ। और जब 7वीं सदी से 14वीं सदी तक की कंडीशन क्या थी कि इस समय पर अरब जो लोग थे, अरब भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जो है व्यापार के लिए यात्राएं की थी और उन यात्राओं के प्रभाव से वो जो है जहां जहां उन्होंने यात्राएं की वहां के बारे में विचार लिखे, तो जो रास्ते और सदी के बारे में विचार लिखे, तो उस समय पर भू आकृति विज्ञान का विकास आरंभ हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें उन्होंने जो अपना जो भी कुछ लिखा था वो किस पे लिखा था, यात्राओं के आधार पर लिखा गया था, इसलिए भू आकृति के विकास के लिए नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा योगदान था, कुछ था लेकिन इतना नहीं था। इसीलिए और वो जो उन्होंने लिखा था वो उनके पास अपना पर्सनल था, इसीलिए उसके विकास को अधिक नहीं माना जाता और इसीलिए कहा जाता है कि उस समय पर मौन वातावरण छाया रहा और इसीलिए इसको बोलते हैं अंधकार युग। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इस समय पर आकस्मिक बात इसका बोलबाला रहा। आकस्मिकवाद दूसरा नाम था इसका प्रलयवाद। इस समय पर आकस्मिकवाद और प्रलयवाद का क्यों अधिक बोलबाला रहा? क्योंकि इस समय पर पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में अंतर्जात बलों का प्रभाव बहुत अधिक था और असंतुलन के कारण यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं अधिक हो रही थी। तो जो भी कुछ हो रहा था वो अचानक हो रहा था। तब भूगोलवेत्ताओं ने आकस्मिकवाद नामक विचारधारा का बोलबाला कर दिया और कहा कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, हर समय अचानक कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। इस चीज को कहा गया आकस्मिकवाद या प्रलयवाद। क्योंकि इनसे प्रलय बहुत आती थी तो इसीलिए इसका नाम कर दिया गया प्रलयवाद। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी तक तो ये कंडीशन रही और 18वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में जो है आकस्मिकवाद और प्रलयवाद को नकारा जाने लगा। क्यों नकारा जाने लगा? क्योंकि उस समय पर जो हटन थे उन्होंने एक रूपतावाद को, जो विचारधारा है वो दी एक रूपतावाद की और उसी के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो नीचे डेफिनेशन लिख रखी है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अपनी विचारधारा में कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है और ना आदि का पता है ना अंत का। यानी उन्होंने अपनी ये बात रखते हुए एक रूपतावाद के बारे में बताया कि जो वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है वो किसका है? भूत का। यानी पास्ट प्रेजेंट में जो भी कुछ है वो पास्ट पर निर्भर है और ना आदि का पता है ना अंत का। यानी कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। और इस विचारधारा को उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ द अर्थ में कहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट में कि किस पुस्तक में जेम्स हटन ने अपने विचार रखे थे ये वाले। तो परिभाषा ध्यान रखना, ये परिभाषा किसमें दी है उन्होंने? जेम्स हटन ने थ्योरी ऑफ द अर्थ में अपनी एक रूपतावाद की विचारधारा के अंतर्गत ये वाली परिभाषा दी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कि उन्होंने फिर आगे क्या कहा है कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे। यानी उन्होंने कहा कि जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं वो पहले भी घटती थी लेकिन उनकी तीव्रता में अंतर था कि पहले घटना और अब की घटना में कभी तीव्र होती हैं कभी धीमी। ठीक है, इसको उन्होंने एक रूपतावाद के रूप में स्वीकार करते हुए अपने ये विचार दिए और साथ में ये कहा किसके? मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत दिया। उन्होंने अपना से सिद्धांत दिया, वो क्या दिया था? मॉडर्न जियोलॉजी का सिद्धांत।
अब दूसरी बात, हटन के जो दो शिष्य थे, जॉन प्लेफेयर और सर चार्ल्स लेयर, इन्होंने एकरूपतावाद की संकल्पना को विस्तार दिया, यानी और इनके जो हटन के विचार हैं उनको बहुत अधिक विचार दिया। और इसके बाद में जॉन प्लेफेयर ने हटन के विचारों का वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। ये एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, नेट के हिसाब से ध्यान रखना, एक एक लाइन तुम्हें याद करनी है। सिर्फ सारी चीजें जो याद करने की है वो मैंने इसमें डाली हैं। तो जॉन प्लेफेयर ने हटन के विचारों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। और अगर हम आगे बात करें तो ये जो थे, ये कहाँ के थे? जेम्स हटन। जेम्स हटन जो थे वो जो है फ्रांस के थे। इसके बाद में यूरोपीय विचारधारा थी, ये तो हटन वाली। और उसके बाद में अमेरिकन में भी भू आकृति चिंतन, अब ये विचारधारा तो थी स्टार्टिंग से ही जर्मनी में यानी यूरोप में विकसित हो रही थी, लेकिन अमेरिका में भू आकृतिक जो विकास है उसके बारे में विचार कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। ठीक है। और इसमें क्यों हुआ था कि यूरोपीय समय में जो प्लीस्टोसिन हिमकाल, हिमानी अपरदन, सागरीय अपरदन, सरदा, ये सभी अपरदन जो है आकाश स्थलाकृतियां, मरुस्थलीय के संबंध में यूरोपीय स्कूल में तो यूरोपीय जो स्कूल थे, यानी आप बताओ थॉट में अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि यूरोपीय विचारधारा में तो ये सब काम पहले से हो रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में सिर्फ भू आकृतिक चिंतन का विकास आरंभ हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में। जो पूरी तरह से विकास है वो कहाँ हुआ है? ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो इस विचारधारा के बाद में, हटन के बाद में किस किसने अपने विचार दिए। तो सबसे पहले आता है वाल्टर पैंक ने अपरदन चक्र सिद्धांत दिए। सारी चीजें नेट के आई हुई, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो नेट में आए हुए हैं। तो वाल्टर पैंक ने क्या दिया था? अपरदन चक्र विचारधारा दी। और दूसरी दी थी ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ये वाला विचारधारा बहुत बार नेट में आई है। ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? तो ध्यान रखना, पैंक ने दिया है। ये टैंक लिख गया है, गलत लिख गया है, करेक्शन तो किया था लेकिन फिर भी रह गया है पैंक। ठीक है। ये किसने दिया है? टैंक नहीं है, पैंक ने। वाल्टर पैंक ने अपरदन चक्र सिद्धांत दिया है और ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया है। और जो पैंक अपरदन चक्र सिद्धांत है, इसको जो है डेविस ने भी दिया था भौगोलिक चक्र के नाम से, और पैंक ने दिया है अपरदन चक्र के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेजर पावेल। तो मेजर पावेल ने, बड़ी जल्दी मूव होता है। हाँ, मेजर पावेल ने जो दिया है वो दिया आधार तल। मेजर पावेल ने जो संकल्पना दी थी वो आधार तल यानी बेस लाइन की, इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस लाइन की, क्योंकि नदियां जिस स्तर के बाद अपरदन करना अंत कर देती है उसके बाद में अपरदन नहीं होता है, उसे बोलते हैं आधार तल। जो संकल्पना किसने दी थी? पावेल ने, कि हर नदी अपरदन की एक सीमा होती है, इस सीमा के आगे अपरदन कार्य नहीं होता। ये विचारधारा दी थी आधार तल की, यानी बेसलाइन किसने दी? पावेल ने। ठीक है। गिलबर्ट ने दिया था गतिक संतुलन सिद्धांत। गतिक संतुलन सिद्धांत में यानी कि मूवमेंट के बारे में बताया गया था कि स्थल रूपों के अध्ययन की जो मात्रात्मक विधि है, गतिक संतुलन सिद्धांत में क्या दिया था उन्होंने? इस विचारधारा में मात्रात्मक विधियों के बारे में सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया था कि स्थल रूपों का अध्ययन मात्रात्मक विधि से किस तरह से किया जाए, ये अपने सिद्धांत की संकल्पना में कहा था। इसके बाद डेविस ने जो है अपना जो भौगोलिक चक्र है, भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी और हर एक स्थलाकृति के भौगोलिक चक्र के बारे में अपने विचार दिए थे। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से दिए थे? भौगोलिक चक्र, शुष्क अपरदन चक्र, भौगोलिक चक्र बस बताया था ना, पैंक ने तो अपरदन चक्र दिया था और इन्होंने दिया था भौगोलिक चक्र। ठीक है। ये ध्यान रखना, यही एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। अपरदन चक्र किसने दिया? पैंक ने दिया। भौगोलिक चक्र किसने दिया? डेविस ने दिया। ठीक है। इसमें आता है पहला शुष्क अपरदन चक्र, हिमानी अपरदन चक्र। अगर मैं शुष्क अपरदन चक्र की बात करूं तो ये इन्होंने 3 बार दिया है, 1903 में, 1905 में और 1930 में। हिमानी अपरदन चक्र डेविस ने कब दिया था? 1900 में और 1906 में। और सागरीय अपरदन चक्र की अगर मैं बात करूं तो सागरीय अपरदन चक्र डेविस ने 1912 में
दिया था। ठीक है, अब उन्होंने के कौन से सिद्धांत नहीं दिया, तो एक कास्ट चक्र के बारे में कोई बात नहीं की है और एक परहिमानी के बारे में डेविस ने कोई बात नहीं कही है। ध्यान रखना, दो के बारे में कास्ट और परहिमानी के बारे में डेविस के कोई विचार नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर विधि और स्विदिक ने किसने दिया था, कास्ट शिलाकृति के बारे में बात करी थी, वो की थे विधि और स्विदिक, जो भूगोलवेत्ताओं ने दी थी। विधि ने जो है, अब इसमें सन भी ध्यान रखना है, तो विधि ने पहले दी थी 1911 में और स्वेदिक ने 1948 में अपने विचार दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि परहिमानी अपवर्तन चक्र किसने दिया है, तो ये दिया था पेल्टियर ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार नेट में आया है कि परहिमानी विचारधारा किसकी है, पेल्टियर की। अब इन विचारधाराओं का मेल करने को भी आता रहता है कि किसने विचारधारा कौन सी दी है, मेल करो, तो ये ध्यान रखना, सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना, अपवर्तन चक्र का डेविस ने दिया था। डेविस के सिद्धांत के बाद में डेविस के विचारों की जो आलोचनाएं हुई और उन आलोचनाओं के बाद में, यहाँ पर एक गलती है, ध्यान रखना, ये बैंक नहीं है, पैंक है, वहां पर टैंक लिख गया था, यहाँ पर पैंक। ठीक है, तो जो डेविस सिद्धांत की आलोचना के बाद में पैंक ने अपना सिस्टम दिया था, भू आकृतिक सिस्टम। अपवर्तन चक्र के जो विचार दिया था वो किसमें दिया था, भू आकृतिक सिस्टम में। क्लिक को पेन, और क्लिक ने क्या दिया था, पेन प्लेनेशन चक्र। अभी मैं इसकी एक लिस्ट बना के दूंगी, एच प्लेन किसने दिया वो अगले वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, क्लिक ने दिया था पेन प्लेनेशन चक्र, पुग ने सवाना अपवर्तन चक्र और एल सी किंग ने पैडी प्लेनेशन चक्र की विचारधारा दी थी। किसके विरोध में, डेविस के सिद्धांत के विरोध में। ये ध्यान रखना, किसके विरोध में दी थी, डेविस के सिद्धांत के बाद, यानी डेविस के सिद्धांत की आलोचना के बाद ये विचारधारा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब भूआकृतिक स्थल रूप के विकास के बाद में गतिक संतुलन सिद्धांत प्रतिपादन हुआ। यानी सबसे पहले कौन सा था, आकस्मिकवाद या प्रलयवाद, फिर एकरूपतावाद आया और उसके बाद में क्या आया था, गतिक संतुलन सिद्धांत। ये ध्यान रखना, क्रम भी याद रखना कि किस क्रम में आए थे। सबसे पहले आकस्मिकवाद आया, फिर एकरूपतावाद आया और फिर आया था तीसरा भू गतिक संतुलन सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या होता है, गतिक संतुलन में क्रमिक विकासीय अवस्थाओं के बारे में बात होती है कि किस तरह का क्रम की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो उसे बोलते हैं गतिक, यानी किस तरह का मूवमेंट रहा, इस तरह की विचारधारा को कहते हैं गतिक संतुलन सिद्धांत। और फिर भू आकृतिक आकारों के प्रक्रम के अध्ययन में प्रतिरूपों यानी कि मॉडल प्रतिरूप जो शुरू हुए थे भू आकृति के रूप में, वो नवीनतम विचारधाराओं के अंतर्गत ही हुए थे, जो मॉडल बनाए गए थे। ठीक है, तो भू आकृति आकारों तथा प्रक्रमों का अध्ययन है या मॉडलों का अध्ययन है, ये विचारधारा शुरू हुई थी, जिसमें गतिक संतुलन सिद्धांत जो है वो मुख्य रूप से आता है। और इसके बारे में अगर बात करें तो किसने किया था, स्ट्रॉलर ने। गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, स्ट्रॉलर ने दिया था। इसके बाद में जेंट्री, हैक और चॉर्ले ने भी अपने विचार इसमें दिए थे, लेकिन सबसे पहले किसने कहा था, स्ट्रॉलर ने। और ये जो प्रक्रम, जो मॉडल है वो किसमें दिखते हैं, अगर हम मॉडल की बात कर रहे हैं, प्रतिरूपों की बात कर रहे हैं, तो ये प्रतिरूप जो है बर्टन लफी, ध्यान रखना, लिख लो चाहे, बर्टन नफी ने जनरल सिस्टम थ्योरी बुक में इन मॉडल के बारे में बात की थी। जैसे मैंने बताया था कि जो है थ्योरी ऑफ द अर्थ किसकी थी, जेम्स हटन ने क्या बताया था थ्योरी ऑफ द अर्थ अपनी पुस्तक में, एकरूपतावाद के बारे में। और ये गतिक संतुलन या मॉडल्स के बारे में किसने बताया था, बर्टन लफी ने जनरल सिस्टम ऑफ थ्योरी में। ये ध्यान रखना। और मॉडल संकल्पना के प्रतिरूप में के अनुरूप भौतिक सिस्टम, जनरल सिस्टम, ठीक है, प्राकृतिक अनुरूप, इनका शब्दों का प्रयोग शुरू किया गया था। ये किया गया था मॉडल के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नवीनतम संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं।
नवीनतम संकल्पनाओं में भौगोलिक चक्र के बाद जो डेविस का भौगोलिक चक्र है उस विचारधारा की अस्वीकारने के बाद जो संकल्पना आई, क्योंकि देखो ध्यान रखना डेविस का जो भौगोलिक चक्र की विचारधारा है ये बहुत लंबे समय तक स्वीकारी गई थी, और उस समय और अगर वर्तमान में भी देखें तो डेविस के सिद्धांत को हम लोग अभी भी पढ़ते हैं और उस विचारधारा के अनुसार अपने विचार रखते हैं। ठीक है, लेकिन डेविस के विचार को जब अस्वीकार किया गया तब जो विचारधारा आई थी उसमें गतिक संतुलन सिद्धांत, भू आकृतिक सिद्धांत और विवर्तनिक स्थल रूप सिद्धांत, 3 विचारधाराएं आई थी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, तीनों ही विचारधाराओं को अभी तक कोई भी ऐसी नहीं है जिसको मान्य किया गया हो। ठीक है, क्योंकि सब स्थूल रूप की जटिलताओं की व्याख्या किसी एक सिद्धांत से नहीं की जा सकती। जो हमारी स्ट्रक्चर है, भू-आकृतियां हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी स्थान की एक रूप स्थल रूप जो होते हैं उनकी इतनी जटिलताएं पाई जाती हैं कि अगर हम चट्टान बात करें, एक ही जगह पर बहुत सी युग्म चट्टानें पाई जाती हैं। अब किस तरह से पाई जाती हैं इस बारे में अगर हम विचार करें तो ये जो है अभी तक तीनों ही विचारधाराओं में से कोई भी विचारधारा मान्य नहीं है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं इससे आगे के महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगी। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहो तो तुम इसको उतार सकते हो। और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू।